टीवी डिबेट से लेकर अलग अलग मंचों पर आपने एक फायर ब्रांड प्रवक्ता के रूप में जयवीर शेरगिल जी को देखा है। शेरगिल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जयवीर शेरगिल। देखिए, ये पूरी रिपोर्ट तो हमने दिखा दी कि कैसे अध्यक्ष को लेकर जो है मंथन पार्टी में चल रहा है और कब नया नाम सामने आएगा। कांग्रेस के नेताओं से लेकर देश की बाकी जनता भी इसे करीब से देख रही है। तो कांग्रेस में इतने बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आपने क्यों ये अलग राह पकड़ लिया अचानक? ऐसा क्या घटा? देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट देन यू आर लिविंग इन सम वंडरलैंड। बदलाव और मैंने त्याग पत्र क्यों दिया? दो स्पष्ट कारण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा और कौन नहीं होगा, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता देखती है कांग्रेस विकल्प है कि नहीं है, कांग्रेस का मुद्दों पे लेके क्या स्पष्टता है, क्या वो देश की युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की आवाज उठा सकती है कि नहीं, पहला। दूसरा, आज मैंने क्यों छोड़ा? प्रेसिडेंट चाहे जो मर्जी हो, सत्य तो ये है कि एक मंडली पीएस की, ओएसडीज की, एक कोटरी वो भारी हो गई है। जो तनख्वाह लेते हैं वो आज नेताओं पे और जो कांग्रेस का सच्चा सरफरोशी और शिद्दत से कार्य करता है उस पे भारी हो गया है। कांग्रेस का हर निर्णय अब जनहित में नहीं लिया जा रहा, कुछ जनों के हित में लिया जा रहा है। कांग्रेस के जो निर्णय हैं अब वो चुनाव की हार जीत के तराजू में नहीं तोला जाता, वो इस बात के तराजू में नहीं तोला जाता कि जमीन की आवाज क्या है, जनता की नब्ज क्या है। वो इस तराजू में तोला जाता है कि वो कुछ गिने चुने लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। दूसरा, मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, मैं एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के द्वारा आया था। मैंने जो तब्दीली है देखी है। अब काबिलियत से ऊपर उठ के चमचागिरी का डंका बोलता है और सिक्का बोलता है, ये दो मैंने कारण है। तीसरा, अब आप कोई क्रिकेट की टीम में जाइए, कोई बैट्समैन जो लगातार डक पे आउट हो रहा है, कोई बॉलर जो वाइड पे वाइड और नो बॉल फेंक रहा है, और फिर भी कोई चीयर लीडर सिर्फ तालियां मारने का काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की ताजपोशी हो रही है। कोई सच्चे मन से सुझाव देने वाला, सिर्फ अगर उसको बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक वो मंडली का इन पीए ओएसडी कुछ गिने चुने नेताओं की जी हजूरी नहीं करता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सही दिशा में नहीं जाती। ठीक है, आपके आरोप बड़े हैं, आपके आरोप गंभीर हैं, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर भी है कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिसकी शुरुआत मैंने की। और राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं, वो अब ये पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं। आपको जिस तरह की परेशानियां थी या जो दिक्कतें आई जिसके बाद आपने ये फैसला लिया, गांधी परिवार तक पहुंचना, उनके सामने मसलों को लेकर जाना, ये कितना सहज था आपके लिए? पॉइंट 1। पॉइंट 2, राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष नहीं बनना चाहते? पहले तो पॉइंट 1 पे आ जाते हैं। मैंने अपने 8 साल के प्रवक्ता के बहुत कठिन, आप जैसे जो अच्छे एंकर हैं, हर चुनाव तो हारे ही हम, उनपे बहुत कठिन से कठिन डिबेट का सामने किया है। लोगों की खरी अच्छी बुरी भी सुनी है, लोगों के ताने भी सुने हैं, एंकर्स ने भी जब कॉर्नर किया वो भी देखा है। पर पिछले 1.5 वर्ष से जो मैं यत्न कर रहा हूं वक्त लेने की, उनसे अकेले में एक युवा होने के नाते सुझाव देने में कि हम जनता का विश्वास खो रहे हैं, कि हम अच्छे अच्छे लोगों को जाने दे रहे हैं, वो मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि कहीं जो एक बहुत बड़ी दीवार इन दरबारियों ने खड़ी कर दी है, हम वो दीवार लांघ नहीं पा रहे हैं। तो 1.5 वर्ष का समय था और आज मैं आपके सामने बैठा। दूसरा, माननीय श्री राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मुझे लगता है कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट का खो खो का खेल, बूझो तो कौन खेल, ये बंद हो जाना चाहिए। कांग्रेस अगर जनता दाहिने जा रही है तो कांग्रेस बाइने जा रही है। हमें ये समझना होगा, अध्यक्ष जो मर्जी बने, जब से कठपुतली का खेल खेलने वाले दरबारियों को दरकिराने ना करेंगे, चाहे श्री राहुल जी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, जनता का विश्वास कौन है दरबारी? ये दरबारी कौन है? आपकी ऑडियो में ये दरबारी कौन है? दरबारी कौन है? आपकी ऑडियो में दिक्कत है। आपने कुछ दरबारियों का जिक्र किया कि दरबारी आगे नहीं पहुंचने दे रहे जी। दरबारियों का नाम लेते मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी आप तक पहुंचनी बंद हो गई है। नहीं, देखिए मैंने कहा है, 2 प्रकार के लोग हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। एक जिनके लिए घर कांग्रेस पार्टी, जिसमें मैं, दूसरा जिनका घर कांग्रेस से चलता है। तो जिनका घर कांग्रेस से चलता है, तो कुछ नाम बता दीजिए ना।
अभी देखिए, मेरी परवरिश नहीं है और मैं एक पब्लिक लाइफ में भी हूं। किसी पे कीचड़ उछाल के मैं आगे ना बढ़ना चाहता हूं, ना तो साबित करने वाला हूं। कहने वाले भी समझ गए और सुनने वाले भी समझ गए कि आज नियुक्तियां किस बेसिस पे हो रही हैं। जो लगाओ जिनके चुनाव में जमानतें जब्त हो गई हैं, जो एक नहीं चार चार बार चुनाव हारे हैं, राज्य के बाद राज्य हारे हैं, कि जिनकी कोई जवाबदेही, 3 ज मैं कहता हूं, जिम्मेदारी, जवाबदेही और जमीनी हकीकत की जागरूकता, ये बिल्कुल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉप लीडर के शब्दकोश से गायब हो गई। ठीक है, इन तमाम नाराजगियों के बावजूद भी, क्योंकि आप पार्टी में रहे, आपने वहां सर्व किया, तमाम टीवी डिबेट्स में आप लगातार बैटिंग करते रहे, आरोपों का सामना भी किया, इन सब के बावजूद भी, लेकिन अब अगर भविष्य की राह कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगी, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष, लोकतंत्र की जरूरत है, और अगर कांग्रेस को भी उस भूमिका में होना है तो देखा जाए तो एक मजबूत कांग्रेस भी देश की जरूरत है। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप आज किन कंधों में होनी चाहिए, किन कंधों पर होनी चाहिए, कौन होना चाहिए अगला अध्यक्ष? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, या फिर आप किसी और युवा चेहरे को तरजीह देने पर विचार करते हैं? देखिए, आपने 3 बातें पूछी हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का होना जरूरी है, क्या करना चाहिए, और तीसरा, मेरा अब ये हक नहीं रही कोई सलाह मशवरे देने का, ना मेरा राजनीतिक पद और कद है। मैं पहले इतना कह, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो आज चुनाव देश के मुद्दे हैं उन पे अपना स्टैंड स्पष्ट रखना चाहिए। सेक्युलरिज्म पे कश्मीर में और आवाज है, कन्याकुमारी में और आवाज है, असम में और आवाज है, और गुजरात में आवाज है। दोगली बात बंद करनी चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे स्पष्टता देनी चाहिए। अगर कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम बिल्किस बानो के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमें कश्मीरी पंडितों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। तो जनता आज चाहती है स्पष्टता कि आप किसके लिए खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, और क्या मापदंड एक ही है मुद्दे उठाने का कि अलग अलग मापदंड है, पहला। तो दूसरा, आपने कहा कि किनको, ये देखिए, ये कोई टीवी शो नहीं है। जो कांग्रेस का चुनाव जीत सकता है वो अध्यक्ष बने। मैं तो आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ, आपका इंडिया, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है ओपिनियन इंडिया का, तो मैं तो आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के नाते। देखिए, मेरा जो निजी ओपिनियन है, आज जनता एक नयापन चाहती है, जनता फ्रेशनेस चाहती है, जनता चाहती है कि कुछ ऐसे व्यक्ति आगे हैं जिनके साथ कोई बैगेज ना बन रहा हो। क्योंकि श्री राहुल गांधी ने, जो मीडिया के सूत्रों से खबर आ रही है, खुद ही मना कर दिया है अध्यक्ष बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई युवा चेहरा जो जनता का विश्वास जीत सके या एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सके, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, सोनिया गांधी अगर इस वक्त आपको सुन रही हैं, कोई एक सलाह जो आप उनको देना चाहेंगे, एक एडवाइस? अगर सोनिया गांधी इस वक्त आपको लाइव सुन रही हैं या टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रही हैं, तो एक सलाह जो जयवीर शेरगिल उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे पद दिया, प्रवक्ता के तौर पे बनाया, जिसके लिए मैं हमेशा ताउम्र शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरी सलाह, मैं बहुत उम्र में छोटा हूं, पर इस छोटे राजनीतिक सफर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी ही सेना से मुंह मत मोड़िए। कुछ सैनिक कमजोर, कुछ सैनिक ताकतवर, कुछ सैनिक काबिल, कुछ सैनिक नाकाबिल, पर जो सैनिक नाकाबिल हैं उनको काबिल सैनिकों पे हावी ना होने दीजिए। जो लोग एक पॉजिटिव वैल्यूएबल इनपुट देना चाहते हैं उनसे जरूर मिलिए, उनकी बातें जरूर सुनिए, कि कुछ लोगों के लिए जिनका घर है। और तीसरी बात, एक हिंदी का शेर अगर आप इजाजत दें, तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए, युवा पीढ़ी आज अपने अरमानों के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना, पहला ये समझना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा, कहा जाता है अगर हम भी चापलूसी का हुनर सीख लेते, अगर हम भी चापलूसी का हुनर सीख लेते तो कई पदों से नवाजे जाते, पर जमीर बेच के जमींदार कहलाना हमें कबूल नहीं। वाह, शेर तो बहुत खूब है, लेकिन जयवीर शेरगिल जी, आरोप लगाने वाले तो फिर आपको ये भी कह देंगे अंगूर खट्टे हैं, इसलिए शायद आपने राह बदल ली। मैडम, मैं यहाँ विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करने आया, पर आपको सिर्फ 2 तथ्य देने चाहता हूं। 2014 से लेके आज तक केवल जब चुनाव हारे हैं तब पार्टी के लिए बोला है। जीत पे कोई हमें ताजपोशियां वाहवाही नहीं, ना कोई पार्टी से एक पानी की बोतल भी ली है। तीसरा,
कई कठिन चीजें, क्योंकि पार्टी का पक्ष रखते थे, हमने भी कही हैं। हमारे भी परिवार को धमकियां आई हैं। कुछ लोग जो ये आरोप लगाए थे, जब ये लोग कंबल में अपने घर में बैठे होते थे और पार्टी चुनाव हार जाती थी कि कहीं कोई देख ना ले, उस टाइम मैं और मेरे कुछ साथी रात के अंधेरे में भी कैमरे के सामने अकेले खड़े रहते थे। तो जैसे मैंने कहा, मेरा घर था कांग्रेस, मेरा घर कांग्रेस से नहीं चलता था, तो मुझे सर उठा के शामिल हुआ था और सर उठा के ही जाना। ठीक है, चलिए, अब आपने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, लेकिन भविष्य तो आगे है, और भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं? मुझे लगता है आज जितने लोग आपको सुन रहे होंगे ये भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस के यंगेस्ट प्रवक्ताओं में से आप एक रहे हैं, और अब आगे राजनीति की राह जो है वो राइट मुड़ेगी या फिर लेफ्ट मुड़ेगी? मैं इतना कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। मैं इस राजनीतिक मंच से गायब नहीं होने वाला हूं। पंजाब के लोगों की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति से जुड़ा था। बहुत लोगों ने इज्जत बख्शी है, आप लोगों ने बहुत इज्जत बख्शी है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो भविष्य की बात भविष्य में आके, ताकि आपके दोबारा इस अहम शो में आने का मौका भी मिले। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि 2024 को लेकर जो अब आगे पॉलिटिकल सिनेरियो है उसे लेकर हर दल या कह लें कि हर ग्रुप अपने अपने तरफ से मेहनत कर रहा है या कमर कस रहा है। एक तरफ हमको दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी का हाथ थाम लेते हैं, और क्या वो विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, ये सवाल है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो है अपनी राजनीतिक जमीन पर मजबूती से खड़े हैं, और उन्हें भी 2024 के लिए एक मुख्य कंटेंडर माना जा रहा है। आपकी नजर में, आपकी पॉलिटिकल समझ 2024 के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या बीजेपी के अश्वमेध को रोकने के लिए उनका सबसे मजबूत विरोधी कौन है जो उनको कड़ी टक्कर दे सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि ये जो अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निकले, जहां पे हुआ, तो उसी में ही सहमति नहीं बनी विपक्षी दलों के आपस में कि कौन एनडीए के खिलाफ खड़ा होगा। पहला तो मुझे लगता है कि पहले एक मजबूत विपक्ष होने के लिए एक मजबूत सहमति होनी चाहिए, तो आज जो वो नहीं है, जिसलिए भाजपा का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राजनीति में कहते हैं कि इवन वन डे इज नॉट वेरी लॉन्ग एंड समटाइम्स इट टेक ईयर। तो मैं भविष्य की बात नहीं कर सकता। तो 2024 का, ताकि लोकतांत्रिक हित में मुकाबला दिलचस्प हो, हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष दो मजबूत, दो धड़ल्लेदार लोगों में मुकाबला। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, मैंने हमेशा, आपको मैं दूं, जब भी मैं भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता था, मैंने मुद्दों पे बोला है। 370 में मैं और कुछ दो लोग ही ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट करके इसका समर्थन किया था, शायद तरीका गलत हो पर 370 सही हो। जब माननीय प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बोले, मैंने ट्वीट करके बोला था कि युवराज सिंह की तरह 6 बॉल में 6 छक्के मारे। देश में अंत में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की उनकी कुर्सी की गरिमा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पे मैं मुद्दों के साथ, जब भी उन्होंने सही कदम उठाया है, कि हमने खुद उठ के उस बात को, उसको सलाम ठोका। तो आगे से अगर राह थोड़ी राइट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये मान लिया जाए आज की तारीख में? मंजिल तक पहुंचना है कि जनता की सेवा, पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका मिले। उसके लिए अहम है। कई बार मंजिल से ज्यादा सफर भी जरूरी होता है। तो जैसे मैंने कहा, भविष्य की बात भविष्य